ये कहानी है 7 समुंदर पार, जहां चारों ओर राक्षसों का पहरा था और बीचों बीच बसा था एक महल जिसमें रहती थी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की रानी पद्मिनी। हर राजा, हर योद्धा उसे अपना बनाने का सपना देखता था, लेकिन कोई उसके पास तक भी नहीं पहुंच सका, क्योंकि पद्मिनी तक पहुंचने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि जान की बाजी लगानी पड़ती थी। और तब एक राजकुमार ने प्रतिज्ञा ली, जब तक पद्मिनी को नहीं लाऊंगा, अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगा। और शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक सफर। बहुत समय पहले की बात है। एक दयालु राजा था। उसके 6 बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन सबसे छोटा बेटा अभी कुंवारा था। एक दिन वह महल में बैठा था कि उसे तेज प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा तो सामने से उसकी छोटी भाभी आती दिखी। वह बोला, भाभी, एक गिलास पानी दे दो। भाभी को यह बुरा लग गया। सोचने लगी, महल में इतने नौकर चाकर हैं, फिर भी मुझसे पानी मांग रहा है। गुस्से में बोली, अगर इतना ही बड़ा है तो जा रानी पद्मिनी को लेकर आ। ये सुनकर राजकुमार का पारा चढ़ गया। उसने तुरंत कहा, ठीक है, जब तक रानी पद्मिनी को नहीं लाऊंगा इस घर का अन्न नहीं खाऊंगा। दरअसल रानी पद्मिनी कोई आम रानी नहीं थी। वो 7 समंदर के बीचों बीच बसे एक रहस्यमय राज्य में रहती थी। वहां पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में घने जंगल, ऊंचे पहाड़, उफनती नदियां, खतरनाक नाले और अथाह समुद्र तक पड़ते थे। लेकिन राजकुमार ने ठान लिया था। उसने वजीर के बेटे को बुलाया और कहा, 2 घोड़े तैयार करवाओ। वजीर का बेटा बोला, रास्ता बहुत मुश्किल है, संभल कर सोचो। पर राजकुमार ने साफ कहा, जो होगा देखा जाएगा। मैं रानी पद्मिनी को लेकर ही लौटूंगा। 2 घोड़े तैयार किए गए। रास्ते के लिए खाने पीने का सामान भी साथ रख लिया गया। फिर राजकुमार और वजीर का बेटा रानी पद्मिनी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि रानी पद्मिनी सिंगल द्वीप नाम के एक टापू में रहती है, जहां पहुंचने के लिए सागर पार करना पड़ता है। और वहां रानी का महल चारों तरफ से राक्षसों से घिरा हुआ रहता है। उन राक्षसों की किलेबंदी को तोड़कर महल में घुसना लगभग असंभव था। वजीर के बेटे ने एक बार फिर राजकुमार को समझाया, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दो, जान जोखिम में डालना ठीक नहीं। लेकिन राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, जब एक बार तीर तरकश से निकल जाए तो वो कभी लौटकर नहीं आता। मैं अपने वचन को हर हाल में निभाऊंगा। वजीर का बेटा चुप रह गया। दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ गए। दोपहर होते होते उन्होंने एक अमराई में डेरा डाला, खाना खाया और थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद फिर से सफर शुरू किया। चलते चलते सूरज ढलने लगा और जैसे ही संध्या का समय आया, उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बाग दिखाई दिया। वजीर का बेटा बोला, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, आगे बढ़ने से बेहतर है यहीं रुक जाएं। राजकुमार उसकी बात सुनकर हंस पड़ा, तू कितना डरपोक है, कहाँ का खतरा, ये देख कितना हरा भरा और शांत बाग है। वजीर का बेटा बोला, आप माने या न माने, मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई भेद छिपा है। पर राजकुमार ने उसकी एक न सुनी और अपने घोड़े को बाग के फाटक के अंदर बढ़ा दिया। अंदर जाते ही दोनों की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने शरीर से सारा खून निकाल लिया हो। काटो तो खून नहीं, वातावरण एकदम बदल चुका था। कुछ तो गलत था। वजीर के लड़के ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, अब देख लिया ना नतीजा। राजकुमार बोला, अब ये सब छोड़ो, ये सोचो कि करें क्या। वजीर का बेटा बोला, एक ही रास्ता है, घोड़ों को इन पेड़ों से बांध दो और किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों ने वैसा ही किया। घोड़े पेड़ों से बांधकर वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और चुपचाप बैठ गए। धीरे धीरे अंधेरा फैल गया और पूरा बाग सन्नाटे में डूब गया। राजकुमार को नींद सी आने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि आकाश से कोई आकृति हवा में उड़ती हुई उनकी ओर आ रही है। दोनों उसे देखकर सन्न रह गए। वो आकृति धीरे धीरे नीचे उतरी और जैसे ही उसका चेहरा दिखाई दिया, उनकी रूह कांप उठी। वो एक परी थी। उसके हाथों में पानी से भरे 2 बर्तन थे। उसने उन्हें जमीन पर रखा और बाग में छिड़काव करने लगी। वो पानी नहीं, गुलाब जल था। उसकी खुशबू से पूरा बाग महक उठा। अब तो राजकुमार और वजीर का लड़का पूरी तरह जाग गए। सवाल अब ये था कि ये परियां और क्या करने वाली थीं।
हवा में उड़ती हुई एक परी आ रही थी। उसी समय कुछ और परियां भी प्रकट हुईं। उनके हाथों में कीमती कालीन थे। देखते ही देखते उन्होंने वो कालीन जमीन पर बिछा दिए और जाने क्या किया कि पूरा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। अब तो राजकुमार और वजीर के लड़के के प्राण जैसे मुंह को आ गए। इतनी रोशनी में तो कोई भी उन्हें देख सकता था। जगमगाहट के बीच उन्हें एक और अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक दिशा से दूध जैसे सफेद फव्वारे फूटने लगे और उनकी चमक से सारा बाग नहा गया। तभी आसमान से कुछ परियां और उतरी। उनके हाथों में था एक रत्न जड़ित सिंहासन। उन्होंने वह सिंहासन एक बहुत ही कीमती कालीन पर रखा। फिर सारी परियां एक सीधी पंक्ति में खड़ी हो गईं, जैसे किसी का स्वागत करने वाली हों। राजकुमार ने अपनी आंखें मली। क्या मैं सपना देख रहा हूं? वजीर का लड़का अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था। मैंने क्यों नहीं राजकुमार की बात मानी? पर अब क्या किया जा सकता था? अचानक आसमान में एक गड़गड़ाहट हुई। दोनों ने ऊपर देखा तो एक उड़न खटोला धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। वजीर के लड़के ने होठों पर उंगली रखकर राजकुमार को चुपचाप रहने का इशारा किया। उड़न खटोला जमीन पर उतरा और जैसे ही उसके द्वार खुले, उसमें से एक सजी संवरी परी बाहर निकली। उसके वस्त्र रेशमी थे, बालों में मोतियों की मालाएं झलक रही थीं। उसके चेहरे पर तेज और चाल में गरिमा थी। वो परियों की मुखिया थी। उसे देखते ही सारी परियां झुककर उसका अभिवादन करने लगीं और बड़े आदर भाव से उसे सिंहासन पर बैठा दिया। थोड़ी देर तक शाही खामोशी छाई रही। फिर मुखिया परी ने ताली बजाई। एक और परी धीरे से आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। मुखिया ने शांत स्वर में कहा, जाओ और उसे लेकर आओ जिसे बुलाने का आदेश है। परी ने सिर झुकाकर कहा, आज्ञा, और चल पड़ी उसी दिशा में जहां एक ऊंचे पेड़ पर राजकुमार और वजीर का लड़का छिपे बैठे थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह सब उनके साथ हो क्या रहा है। हमारे भाग्य में क्या लिखा था? दोनों मन ही मन सोचने लगे। परी पेड़ के नीचे पहुंची, राजकुमार की ओर इशारा किया और कहा, नीचे उतरिए, हमारी राजकुमारी ने आपको याद किया है। राजकुमार थोड़े संकोच में पड़ गया। उसकी हिचकिचाहट देखकर परी ने फिर कहा, जल्दी उतरिए, हमारी राजकुमारी आपकी राह देख रही हैं। अब राजकुमार के पास कोई चारा नहीं था। वह पेड़ से नीचे उतरा और परी के साथ चल पड़ा। वे दोनों राजकुमारी के पास पहुंचे। राजकुमारी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आओ यहां बैठ जाओ। राजकुमार ने उसकी बात सुनी, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस सिंहासन पर बैठे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार ने धीरे से कहा, मैं राजगढ़ के राजा का बेटा हूं। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, तो तुम एक राजकुमार हो। राजकुमार अब भी चुपचाप खड़ा रहा। राजकुमारी फिर बोली, यहां से कोसों दूर एक अलग दुनिया में मेरा राज्य है। मैं वहां की राजकुमारी हूं और कई दिनों से किसी ऐसे राजकुमार का इंतजार कर रही थी जो इस जगह तक पहुंचे। आज तुम आ गए। इतना कहकर राजकुमारी गहराई से उसकी आंखों में देखने लगी। राजकुमार को ऐसा लगा जैसे वह अब भी बेहोश होकर गिर पड़ेगा, लेकिन राजकुमार ने खुद को संभाला। राजकुमारी की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। फिर वह मधुर स्वर में बोली, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। ये सुनते ही ऐसा लगा जैसे राजकुमार पर बिजली गिर गई। उसने चौंक कर कहा, यह नहीं हो सकता। राजकुमारी का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। उसने पूछा, क्यों? यह क्यों नहीं हो सकता? राजकुमार ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं रानी पद्मिनी की तलाश में निकला हूं। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह नहीं मिल जाती, मैं अपने महल का अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। राजकुमारी ने बड़ी सरलता से कहा, ओह, तो बात यह है, मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ो। प्रतिज्ञा एक पवित्र वचन होती है, उसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए। तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजकुमार ने पूछा, आपकी शर्त क्या है? राजकुमारी बोली, जब तुम पद्मिनी को लेकर लौटो तो इस स्थान पर आओगे और फिर मेरे साथ विवाह कर अपने राज्य वापस जाओगे। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, पर एक बात है, तुम सिंगल द्वीप तक पहुंचोगे कैसे? राजकुमार ने हैरान होकर कहा, क्यों? उसमें क्या कठिनाई है? राजकुमारी हंसने लगी, तुम बड़े भोले हो। वहां पहुंचना कोई हंसी खेल नहीं है। सिंगल द्वीप तक जाने वाला रास्ता ऐसे जादुई स्थानों से होकर गुजरता है
जहां कोई भी तुम्हें अपने जादू में फंसा सकता है। राजकुमार ने थोड़ा घबरा कर पूछा, तो फिर क्या किया जाए? राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूँ। जब तक यह अंगूठी तुम्हारी उंगली में रहेगी, कोई भी जादू तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा। इतना कहकर उसने एक चमकदार अंगूठी राजकुमार की ओर बढ़ा दी। राजकुमार ने उसे लेकर कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, इसमें उपकार की क्या बात है, इंसान को इंसान की मदद करनी ही चाहिए। उसने अंगूठी उसे दे दी और कहा, तुम्हारी यात्रा सफल हो और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो। राजकुमार ने राजकुमारी की ओर सिर झुकाकर आभार जताया। रात बीतने को थी। राजकुमारी उठी, अपने उड़न खटोले पर सवार हुई और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। परियों ने सारा सामान समेटा और सब अपनी अपनी दिशा में लौट गईं। राजकुमार डगमगाते पैरों के साथ खुशी खुशी वहां पहुंचा, जहां वजीर का लड़का बड़ी व्याकुलता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को सही सलामत देखकर वजीर के लड़के ने राहत की सांस ली। वह पेड़ से नीचे उतरा। राजकुमार ने सारी आपबीती सुनाई और कहा, देखो, कभी कभी बुराई में से भी भलाई निकल आती है। फिर दोनों ने अपने अपने घोड़े तैयार किए और वहां से आगे बढ़ चले। जैसे ही वे फाटक तक पहुंचे, वह अपने आप खुल गया। दोनों बाहर निकल गए। राजकुमार चलते हुए बोला, यह तो सिर्फ पहला पड़ाव था, आगे न जाने कितने पड़ाव और आएंगे। वजीर का लड़का गंभीर होकर बोला, यहां से तो हम सकुशल निकल आए, लेकिन आगे और ज्यादा सतर्क रहना होगा। वे जादुई बाग से कुछ ही दूर पहुंचे होंगे कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश होने लगी। उन्हें एक घर दिखा, वहां जाकर वे रुक गए। दोनों रात भर जाग चुके थे। राजकुमार लेटते ही गहरी नींद में सो गया, पर वजीर का लड़का जागता रहा। वह बैठा ही था कि अचानक देखा, बराबर वाले कमरे से एक काला नाग निकल कर आ रहा है। असल में वही नाग उस घर का मालिक था। अपने घर में दो अजनबी इंसानों को देखकर वह गुस्से से आगा बबूला हो गया। उसने जोर से फुफकार मारी और सीधे राजकुमार की ओर झपट पड़ा। वजीर के लड़के ने बिना देर किए तलवार म्यान से निकाली और नाग पर ऐसा जोरदार वार किया कि उसे दो टुकड़ों में काट दिया। फिर उसने तलवार से नाग को खींचकर एक कोने में पटक दिया। बाहर अब भी बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन अंदर एक खतरनाक हमला टल चुका था। वजीर का लड़का दरवाजे के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा। सोच रहा था, राजकुमार ने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। कभी कभी लगता है कि अब भी लौट जाना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं, वो जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही मानता है। थोड़ी देर बाद बारिश थमी। वजीर का लड़का जाकर राजकुमार को जगाने लगा। राजकुमार आंखें खोलते हुए बोला, बड़े जोर की नींद आ गई थी, अगर तुम नहीं जगाते तो मैं तो सुबह तक सोता ही रहता। तभी उसकी नजर कोने में गई, जहां नागराज के कटे हुए दो टुकड़े पड़े थे। राजकुमार हैरान होकर खड़ा हो गया और बोला, ये तो नागराज था। वजीर के लड़के ने सारा हाल सुनाया और कहा, अच्छा हुआ मैं जाग रहा था, अगर सो गया होता तो ये नाग हमें डस लेता और हमारी यात्रा यहीं खत्म हो जाती। राजकुमार वजीर के लड़के से पूरी बात सुनकर बोला, मित्र, जिसे भगवान बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता, और ये याद रखो, हम लोग कोई साधारण काम करने नहीं निकले हैं। जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता, हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। चलते चलते वे एक तालाब के पास पहुंचे। सूरज सिर पर आ गया था। दोनों ने वहीं भोजन किया, थोड़ा विश्राम किया, फिर आगे बढ़ गए। आगे एक घना जंगल शुरू हो गया, इतना घना कि हाथ को हाथ नजर नहीं आता था। जंगली जानवर बिना किसी डर के वहां घूमते थे। हर ओर अजीब अजीब आवाजें, सरसराहट और रहस्यमय हरकतें। जंगल से निकलना कोई हंसी खेल नहीं था। ये सुनकर वजीर के लड़के का दिल दहल उठा। उसने राजकुमार की ओर देखा, लेकिन राजकुमार तो जान हथेली पर रखकर महल से निकला था। वह बोला, अगर हम छोटी छोटी बातों से डरने लगे तो ये काम कभी पूरा नहीं होगा। दोनों जंगल के भीतर घुस गए। जैसा बताया गया था वैसा ही था। हर तरफ अंधकार फैला था। आगे आगे राजकुमार, पीछे पीछे वजीर का लड़का। चारों ओर से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। पक्षी अजीब अजीब तरह की बोलियां बोल रहे थे। दोनों बहुत सावधानी से आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक सामने दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। राजकुमार ने तुरंत घोड़े को रोक लिया। सामने एक बाघ खड़ा था। अगर वह हमला कर देता
तो एक पल में दोनों का अंत हो जाता। मौत सामने आती है तो कायर भी शूरवीर बन जाता है। वजीर के लड़के ने बिना एक पल गंवाए घोड़े पर से छलांग लगाई और तलवार खींचकर बाघ पर जोरदार वार किया। राजकुमार ने भी बिना देरी किए भाले से उस पर हमला किया। कुछ ही पलों में बाघ वहीं ढेर हो गया। अब दोनों और भी ज्यादा सतर्क हो गए। रास्ते में और भी कई जानवर मिले, लेकिन वे उतने खूंखार नहीं थे। वे घोड़े को देखकर रास्ते से हटते गए। दोनों जरा भी नहीं रुके। उन्हें यह भी अंदाजा नहीं था कि अब तक कितना जंगल पार हो चुका है। सूरज जैसे वहां खुद छुप गया था। उन्हें डर था कि कहीं रात ना हो जाए, क्योंकि रात में तो लोमड़ी भी शेर बन जाती है। जंगली सूअर, नीलगाय, तेंदुए, शेर, चीते हर ओर घूमने लगते हैं। लेकिन यह जंगल तो ऐसा था जहां दिन रात का कोई फर्क नहीं था। हर वक्त अंधकार ही अंधकार था। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके हौसले के सामने जंगल भी झुक गया। कुछ समय बाद जंगल समाप्त हुआ और सामने खुला मैदान आ गया। दोनों ठहर गए। थकान से उनकी हालत खराब हो गई थी और उनके घोड़े भी पसीने से भीग चुके थे। वजीर का लड़का बोला, हमारी ताकत अब जवाब दे रही है, कुछ देर आराम कर लेते हैं। राजकुमार ने उसकी बात मान ली। कुछ आगे जाकर पेड़ों के एक झुरमुट में उन्होंने डेरा डाला। पास ही एक कुआं था। दोनों ने वहां से पानी भरकर स्नान किया, ताजगी महसूस की और फिर भोजन किया। वजीर का लड़का बोला, मैं बहुत थक गया हूं, आज की रात मैं खूब गहरी नींद सोऊंगा, आप पहरेदारी करना। राजकुमार बोला, ठीक है। फिर दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। राजकुमार कुछ देर तक चौकीदारी करता रहा। वह इधर उधर निगाहें घुमाता रहा, हर सरसराहट को गौर से सुनता रहा। पर नींद उसके थके हुए शरीर पर धीरे धीरे हावी होने लगी। जैसे ही वह बिस्तर पर सीधा लेटा, नींद चुपके से आई और उसे अपनी गोद में ले गई। कुछ ही पलों में राजकुमार गहरी नींद में डूब गया। वजीर के लड़के ने यह देखा तो भीतर से तिलमिला गया। उसके मन में गुस्सा उमड़ने लगा। जिसे पहरा देना था वही सबसे पहले सो गया। पर वह कर भी क्या सकता था? राजकुमार राजा का पुत्र था और वह उसका सेवक। राजकुमार की रक्षा करना ही उसका धर्म था और इसी धर्म के लिए वह इस यात्रा में साथ आया था। जैसे तैसे रात बीती। सवेरा हुआ। वजीर के लड़के ने राजकुमार को जगाया। राजकुमार ने आंखें मलते हुए उठते ही कहा, मैंने पूरी कोशिश की कि जागा रहूं, पर थकावट इतनी थी कि पलकें भारी हो गईं और नींद ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। वजीर का लड़का हल्के से मुस्कुराया और बोला, ईश्वर को धन्यवाद दो कि इस अजनबी जगह में रात बिना किसी दुर्घटना के कट गई, वरना यहाँ तो कुछ भी हो सकता था। दोनों तैयार होकर आगे बढ़े। काफी देर तक चलते रहे। फिर अचानक एक नगर दिखाई दिया। वजीर का लड़का सतर्क हो गया, लेकिन राजकुमार तो उस दृश्य में खो गया। उसे याद आया, परियों की राजकुमारी ने कहा था कि रास्ते में एक जादू की नगरी मिलेगी। शायद यही वही जगह है। वजीर का लड़का तुरंत बोला, हमें इस नगरी के किनारे से निकल जाना चाहिए, बस्ती के भीतर ना जाएं। राजकुमार मुस्कुराया, इतने दिनों से हम जंगलों और मैदानों में भटक रहे हैं और अब जब एक सुंदर नगर मिला है तो तुम कह रहे हो इससे बचकर निकल चलें। नहीं मित्र, ये तो नहीं होगा। राजकुमार की जिद के आगे वजीर का लड़का चुप हो गया। दोनों ने नगर में प्रवेश किया। नगरी की सुंदरता ने राजकुमार को मोह लिया। वह बोला, ऐसे महल, ऐसे बाग बगीचे, ऐसे घर कहाँ देखने को मिलते हैं? तुम मुझे इस दृश्य से वंचित करना चाहते थे। दोनों घोड़ों पर सवार नगर के भीतर बढ़ते गए। थोड़ी दूर पर एक बागीचा मिला, गुलमोहर और फूलों की लताओं से सजा हुआ। राजकुमार उस सुंदरता से आकर्षित होकर घोड़े से उतर पड़ा और बगीचे की शोभा निहारने लगा। तभी सामने के एक घर से एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई और अचानक राजकुमार से लिपट गई। फूट फूट कर रोती हुई बोली, मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था? मैं तुझे कब से खोज रही थी। राजकुमार चौंक गया। ये क्या हो रहा है? कौन है ये? वह बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो औरत इतनी जोर से उसे जकड़े थी कि राजकुमार चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाया। राजकुमार को उस बूढ़ी औरत पर बहुत दया आ गई। उसने कोमल स्वर में पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? बूढ़ी औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, बस थोड़ी देर के लिए मेरे घर चलो बेटा, तेरे बिना ये घर बहुत सूना लगता है। इतना कहकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया।
राजकुमार ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए बेमन से ही सही उसके साथ घर जाने को हाँ कर दी। वजीर के लड़के ने उसे रोका। नहीं राजकुमार, मत जाओ, ये जगह भरोसे लायक नहीं लगती। पर राजकुमार नहीं माना। वह बोला, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी ही देर में वापस आता हूं। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत के साथ अंदर चला गया। सामने के घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो दोनों उसमें दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद दरवाजा धीरे से बंद हो गया। वजीर का लड़का चिंतित हो उठा। उसने जाकर दरवाजे पर कई बार दस्तक दी, राजकुमार को आवाज लगाई, पर भीतर से कोई जवाब नहीं आया। वह मन ही मन बड़बड़ाया, एक नई मुसीबत गले पड़ गई है, अब क्या होगा। उसने फिर दरवाजा खटखटाया, राजकुमार को पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। थक कर वह बाहर की सीढ़ी पर बैठ गया और राजकुमार के लौटने का इंतजार करने लगा। घंटों बीत गए। वो नहीं जानता था कि अंदर क्या हो चुका था। अंदर वो बूढ़ी औरत कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक जादूगरनी थी। जैसे ही उसने राजकुमार का हाथ पकड़ा, उसने तुरंत उसकी उंगली से वो जादुई अंगूठी निकाल ली जिसे राजकुमारी ने उसे बचाव के लिए दिया था। अब राजकुमार उसकी पकड़ में था। घर के भीतर आते ही जादूगरनी ने अपना असली रूप प्रकट किया और राजकुमार को एक मक्खी में बदल दिया। वो मक्खी उड़कर सामने की दीवार पर जाकर बैठ गई। अब वही जादूगरनी धीरे धीरे एक सुंदर युवती के रूप में बदल गई। उसका चेहरा चमक उठा, बाल खुल गए, रूप मोहक हो गया। राजकुमार को फिर से उसके असली रूप में ला दिया गया। वह हैरान था, डर के मारे चुप। जादूगरनी हंसते हुए बोली, बहुत दिनों बाद कोई ऐसा राजकुमार मिला है, सिर्फ देखने में नहीं, किस्मत से भी खास। राजकुमार अचकचाकर इधर उधर देखने लगा। कहाँ गई वो बूढ़ी औरत जो मुझे लिवा लाई थी, और ये युवती कौन है? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह एक बार युवती को देखता तो दूसरी बार कमरे की चारों ओर नजरें घुमाता। राजकुमार की घबराई हुई हालत देखकर वो जादूगरनी जोर से हंस पड़ी। घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं करूंगी, बस मेरे साथ थोड़ी देर चौपड़ खेलो। राजकुमार ने दुखी स्वर में कहा, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। युवती ने पूछा, क्यों? राजकुमार ने उसे सारी सच्चाई बता दी। वह बोला, मुझे जल्द से जल्द सिंगल द्वीप पहुंचकर रानी पद्मिनी से मिलना है। युवती ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, ठीक है, लेकिन वहां पहुंचोगे कैसे? राजकुमार को रानी पद्मिनी के चारों ओर की जादुई बंदी की बात पहले ही सुनने को मिल चुकी थी। फिर भी वह अनजान बनते हुए बोला, क्यों? वहां पहुंचने में क्या दिक्कत है? युवती गंभीर होकर बोली, पहली बात, तुम सिंगल द्वीप तक पहुंच ही नहीं पाओगे, और अगर पहुंच भी गए तो रानी पद्मिनी से मिल नहीं सकोगे। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, मुझे हर हाल में अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है, अगर वो पूरी नहीं हुई तो मैं प्राण त्याग दूंगा। युवती का चेहरा करुणा से भर गया। वह बोली, नहीं, उसकी नौबत नहीं आने दूंगी। मैं तुम्हें एक डिब्बी में 2 बाल देती हूँ, एक काला और एक सफेद। जब काले बाल को जलाओगे तो पिशाचों की फौज आएगी, जब सफेद बाल को जलाओगे तो देवताओं की सहायता मिलेगी। वे तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे, जो भी कहोगे वही करेंगे। राजकुमार भावुक हो गया। वह युवती को धन्यवाद देना चाहता था, पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वह बस चुपचाप खड़ा रहा। युवती ने गंभीर होकर पूछा, जब तुम पद्मिनी को लेकर लौटोगे तो क्या मुझे भी अपने साथ ले जाओगे? राजकुमार ने बड़ी सहजता से कहा, तुम्हारी यह शर्त मुझे मंजूर है। युवती मुस्कुराई, मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर कितनी आग धधक रही है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। बीच में ही राजकुमार ने कहा, मेरा मित्र बाहर बहुत बेचैन हो रहा होगा, अब तुम मुझे जाने दो। युवती ने शरारत भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हें इस घर में ज्यादा दिन नहीं रखूंगी, बस आज की रात, सिर्फ आज की रात मेरे साथ चौपड़ खेल लो। राजकुमार मान गया। दोनों ने पूरी रात चौपड़ खेला। राजकुमार ने बार बार उसे हराया, लेकिन युवती नाराज नहीं हुई, बल्कि उसे अंदाजा हुआ कि इस राजकुमार की बुद्धि कितनी प्रखर है। सवेरा होने से पहले युवती ने एक डिब्बी में 2 बाल दिए, एक काला एक सफेद, और उसकी अंगूठी भी लौटा दी। वह बोली, जाओ, रास्ता कठिन है लेकिन सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उसने बड़े प्यार से राजकुमार को विदा किया और दरवाजा खोल दिया। बाहर वजीर का लड़का अब तक परेशान बैठा था। उसे लग रहा था अब तो राजकुमार इस घर में फंस गया, शायद कभी बाहर ना आ पाए। तभी दरवाजा खुला। राजकुमार बाहर आता दिखाई पड़ा। वजीर का लड़का अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसका दिल भर आया। वह दौड़कर राजकुमार से लिपट गया
और बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। मित्र, वह बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके बाद उसने जादूगरनी की पूरी कहानी उसे कह सुनाई और बोला, मैं तो मानता हूं कि अगर आदमी का इरादा मजबूत हो तो रास्ते में चाहे जितनी भी रुकावटें आएं, कामयाबी आखिरकार उसे मिलती ही है। वजीर के लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, बिना साधना के सिद्धि नहीं मिलती। इसके बाद उन्होंने फिर से आगे का रास्ता पकड़ा। नगरी से निकलने के बाद अब वे खुले मैदानों में आ गए थे। इधर उधर खेतों में फसलें लहलहा रही थीं। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। चारों ओर हरियाली फैली थी। खेत, खलिहान, बाग बगीचे, नाले और छोटी नदियां। राजकुमार और वजीर का लड़का निडर होकर आगे बढ़ते गए। रात होने से पहले उन्हें एक शांत सा आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के बाहर एक साधु बाबा बैठे थे। सर पर जटाएं, लंबी सफेद दाढ़ी, घनी मूंछें और तेज से भरा हुआ चेहरा। राजकुमार का मन हुआ कि वो रात यहीं ठहर जाए। उसने वजीर के लड़के से सलाह की, वह भी मान गया। राजकुमार साधु के पास गया और बोला, बाबा, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आए हैं। यदि आप अनुमति दें तो हम रात यहीं विश्राम कर लें, सुबह होते ही चले जाएंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, ये तो आश्रम है बेटा, यहाँ कोई भी रुक सकता है। तुम आराम से ठहरो और जब तक चाहो हमारे साथ रहो। राजकुमार को यह सुनकर बहुत संतोष हुआ। दोनों ने अपने घोड़े एक ओर बांध दिए और आश्रम के एक कमरे में बिस्तर लगा लिया। रात्रि भोजन के बाद वे जैसे ही बैठे, साधु बाबा भी वहीं आकर बैठ गए। उनकी उपस्थिति में एक अलग ही शांति थी। जब वे बोलते थे तो ऐसा लगता था मानो उनके मुख से फूल झर रहे हों। साधु बाबा ने पूछा, तुम लोग कहां से आ रहे हो, कहां जाना है और इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने विनम्रता से पूरी बात विस्तार से बता दी। अंत में बोला, बाबा, बस आशीर्वाद चाहिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है, पर बेटा, तुम्हारा कार्य तो आकाश से तारे तोड़ लाने जैसा है। कुछ क्षण रुककर बाबा बोले, मेरे यहां से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसी भभूत दूंगा जिसे खाकर तुम सबको देख सकोगे, लेकिन कोई तुम्हें नहीं देख सकेगा। बाबा उठकर अंदर गए और जब लौटे तो उनके हाथ में एक छोटी सी डिब्बी थी। उन्होंने राजकुमार को भभूत सौंपते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना और किसी को इसकी जानकारी मत देना। राजकुमार ने दोनों हाथ जोड़कर आभार प्रकट किया और भभूत को प्रेम से ग्रहण किया। अब पद्मिनी तक पहुंचने का रास्ता धीरे धीरे साफ होता जा रहा था। बाबा बोले, जीवन में अपना उद्देश्य ऊंचा रखो और उसे पाने के लिए साहस से कार्य करो। यही जीवन की सच्ची साधना है। राजकुमार और वजीर का लड़का ध्यान से बाबा के हर शब्द को सुन रहे थे। उनकी वाणी में केवल शब्द नहीं, बल्कि अनुभव, विश्वास और तपस्या की शक्ति थी। अंत में बाबा बोले, तुम लोग यहाँ 3-4 दिन विश्राम करो। कौन जाने आगे की यात्रा अब तक की यात्रा से भी कठिन हो। अगर थके रहोगे तो गिर पड़ोगे, पर यदि ताजा मन और शक्ति से निकलोगे तो पहाड़ की चोटी भी आसान लगेगी। राजकुमार को जल्दबाजी थी, वो ठहरने के पक्ष में नहीं था, लेकिन वजीर के बेटे ने बाबा की बात मान ली। राजकुमार ने समझने पर सहमति जताई। वे 4 दिन आश्रम में रुके। इन दिनों में बाबा उनके मार्गदर्शक की तरह साथ रहे। उनके पास अनुभवों का अनंत भंडार था, जिसका लाभ वे निरंतर राजकुमार और वजीर के लड़के को देते रहे। अंत में बाबा ने जोर देकर कहा, अपने किए पर कभी अभिमान मत करना और अपने मार्ग पर अडिग रहना। उन 4 दिनों में उन्हें इतना कुछ सीखने और समझने को मिला कि दोनों स्वयं को कृतज्ञ महसूस करने लगे। अब उन्हें अपने उद्देश्य की सफलता पर कोई संदेह नहीं था। बहुत तड़के वे आश्रम से रवाना हो गए। अभी मंजिल दूर थी। वे बिना रुके आगे बढ़ते गए। सूरज सिर पर आ गया। चारों ओर हलचल थी। हवा बह रही थी। पक्षी मस्ती से उड़ रहे थे। पेड़ हिल रहे थे और आकाश सुनहरा था। राजकुमार ने प्रकृति को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखो, सब कुछ कितना गतिशील है। सूर्य कभी थमता नहीं, पवन रुकती नहीं, पक्षियों का कलरव चलता ही रहता है। इन्हीं से हमें सीख लेनी चाहिए। वजीर का लड़का बोला, धरती भी कभी नहीं रुकती, हर पल घूमती रहती है। अगर एक पल को भी रुक जाए तो सृष्टि में हाहाकार मच जाए। राजकुमार ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, तुमने ठीक कहा मित्र। फिर वो चुप हो गया और चारों ओर फैले अनंत दृश्य में खो गया।
उसका घोड़ा भी उसके मन के भाव समझता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी चाल तेज होती जा रही थी। दिन ढलने लगा, अंधकार अपनी चादर फैलाने लगा। वे चलते रहे जब तक एक घने वृक्ष के नीचे रुकने का स्थान नहीं मिला। वे वहां रुक गए रात बिताने के लिए। वजीर का लड़का जल्दी ही सो गया, लेकिन राजकुमार की आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन विचारों से भर गया था। तभी अचानक वो सुनता है, पास के पेड़ों में तोते और मैना कुछ बात कर रहे हैं। राजकुमार पक्षियों की भाषा जानता था। वह ध्यान लगाकर सुनने लगा। तोता बोला, मैना कुछ कहो, रात कट रही है। मैना बोली, बीती कहूं या पार्वती? तोता हंसकर बोला, अरे मैना, बीती तो रोज सुनते हैं, कुछ नया कहो। मैना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, इस नगर के राजा की एक बेटी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी भली है, बड़ी भोली है। तोते ने उसकी बात काटते हुए शरारत से कहा, तुम जैसी। मैना शर्मा गई, बोली, तुम्हें हर वक्त मजाक सूझता है। तोता हंसते हुए बोला, चलो अब अपनी बात पूरी करो। मैना ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, राजा की बेटी बहुत समय से बीमार है। दुनिया के बड़े बड़े वैद्य आकर देख चुके हैं, पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। राजा बेहद दुखी है, क्योंकि वो उसकी इकलौती औलाद है। तोता चौंका, अरे ये तो बहुत चिंता की बात है। मैना ने उदास होकर कहा, राजा ने ऐलान कर दिया है, जो कोई भी उसकी बेटी को ठीक कर देगा, वो उसी से बेटी का विवाह करेगा और आधा राज्य दहेज में देगा। तोते की आवाज में आश्चर्य था। क्या कोई इलाज बचा भी है अब? मैना बोली, एक ही उपाय है। अगर कोई इस पेड़ की जड़ काटकर उसे घिसकर पानी में मिलाकर राजकुमारी को पिला दे तो वो ठीक हो सकती है। पर कोई सुनता ही नहीं। इसके बाद दोनों चुप हो गए, लेकिन राजकुमार ने सब सुन लिया था। वो तुरंत उठा और चुपचाप पेड़ के नीचे से मिट्टी खोदकर थोड़ी सी जड़ ले आया। फिर वो चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। सुबह हुई, दोनों मित्र उठे। राजकुमार पूरी तैयारी के साथ महल की ओर रवाना हुआ। शहर में मुनादी हो रही थी, जो कोई भी राजकुमारी को ठीक कर देगा, राजा उसे अपनी बेटी और आधा राज्य देगा। राजकुमार ने सीधे महल के फाटक की ओर घोड़ा बढ़ा दिया। उसने दरबार में पहुंचकर कहा, मैं राजकुमारी का इलाज करना चाहता हूं। राजा ने गंभीर होकर कहा, बेटा, इस देश के सबसे बड़े वैद्य हार मान चुके हैं, क्या तुम कर पाओगे? राजकुमार चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पानी लिया, जड़ को घिसा और बेहोश पड़ी राजकुमारी के होंठों पर वो पानी लगाया। पानी लगते ही राजकुमारी के बदन में हरकत हुई। उसने आंखें खोली, कमरे में सन्नाटा छा गया। राजकुमार ने फिर थोड़ी सी बूंदें उसके मुंह में डाली। अब वो पूरी तरह होश में आ गई, चलने फिरने भी लगी। राजा खुशी से झूम उठा। उसने राजकुमार को गले से लगा लिया। कुछ ही देर में प्रजा ने शंखनाद कर दिया, राजकुमार जिंदाबाद। राजा बोला, अब तुम मेरी बेटी से विवाह करो और आधा राज्य स्वीकार करो। राजकुमार मुस्कुराया, फिर बोला, महाराज, मुझे पहले अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। जब मैं लौटूंगा तब आपकी बेटी का हाथ मांगूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। प्रजा नाराज हुई। वो नहीं चाहती थी कि राजकुमार जाए, पर राजा ने सबको शांत किया और कहा, 10 कोस दूर पश्चिम में एक बाबा गुफा में रहते हैं, उनसे जरूर मिलना, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। राजकुमार और वजीर का लड़का वहां से निकले। राजकुमार ने कहा, अगर हम उस पेड़ के नीचे नहीं रुकते तो ये करिश्मा नहीं होता। तोता और मैना ने तो जैसे हमारी तकदीर ही बदल दी। 10 कोस की दूरी तय करने के बाद उन्हें एक गुफा मिली। वहीं एक पहुंचे हुए बाबा ध्यान में बैठे थे। राजकुमार घोड़े से उतरा। धीरे धीरे चलते हुए वो उस गुफा के भीतर पहुंचा। अंदर एक दिव्य तेज वाले बाबा ध्यान में लीन थे। राजकुमार ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा ने आंखें खोली। उनकी निगाहों में अपनापन था। बोलो पुत्र, वो बोले, तुमने बड़ा कठिन मार्ग चुना है। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, बाबा, रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन मनुष्य तो कठिन कार्यों के लिए ही जन्मा है। बाबा की आंखें चमक उठी। सही कहा बेटा, वो बोले, जो कठिन कार्यों से डर जाए वो मनुष्य कैसा। थोड़ी देर चुप रहकर उन्होंने कहा, अब तुम सिंगल द्वीप के पास पहुंच चुके हो, लेकिन आगे समुद्र पार करना होगा। कैसे करोगे? राजकुमार ने बिना किसी झिझक के कहा, जिस शक्ति ने मुझे यहां तक पहुंचाया है वही मुझे पार भी करवाएगी। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने पीछे जाकर एक चमकती खड़ाऊ की जोड़ी निकाली
इन्हें पहन लो, ये तुम्हें समुद्र की लहरों पर चलने की शक्ति देंगी। तुम बिना डूबे पार कर जाओगे। राजकुमार की आंखें नम हो गईं। उसने खड़ाऊ लेते हुए बाबा के चरणों में सिर रख दिया। बेटा, बाबा बोले, अब तू अकेले जाएगा, पर तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर तेरा साहस और तेरी प्रतिज्ञा तेरा साथ देंगे। राजकुमार को विदा करते हुए बाबा ने उसकी पीठ थपथपाई। जाओ, और जब लौटो तो विजय के साथ लौटो। राजकुमार ने खड़ाऊ संभाल कर रखी और घोड़े पर सवार हो गया। वजीर का लड़का चुपचाप उसके साथ चल रहा था। राजकुमार ने कहा, राजा बड़ा उदार था, उसने अपने कर्म का फल भुगता और सुधार भी किया। अब मैं भी अपना कर्ज उतारूंगा। दोनों घोड़ा दौड़ाते हुए समुद्र की ओर बढ़े। लेकिन तभी राजकुमार की आंखों में एक चिंता उभरी। मैं समुद्र तो पार कर लूंगा, पर तू? वजीर का लड़का चौंक गया। तू यहीं रुक जाएगा, अब आगे की यात्रा मुझे अकेले करनी होगी। वजीर का लड़का भावुक हो गया। लेकिन अकेले? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं राजा को क्या जवाब दूंगा? राजकुमार ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, मित्र, तुझे मुझ पर भरोसा रखना होगा। मुझे रोकना नहीं, क्योंकि मैं रुका तो सब हार जाएगा। उन दोनों की आंखों में गहरी दोस्ती थी। दिन ढलने लगा था और तभी सामने दहाड़ता हुआ भयानक समुद्र अपना विशाल स्वरूप ली खड़ा था। राजकुमार की आंखें चमक उठीं। अब युद्ध भूमि लहरों के उस पार थीं। सागर की लहरें उठ उठकर भयंकर गर्जना कर रही थीं, जैसे कोई दानव जाग रहा हो। राजकुमार और वजीर का लड़का किनारे खड़े गहरी नजरों से उस अंतहीन पानी को देख रहे थे। कल प्रस्थान करना है, राजकुमार ने धीमे स्वर में कहा। रात बीती, सूरज की पहली किरण फूटी। राजकुमार ने घोड़े को गले लगाया, उसके माथे पर हाथ फेरा। वजीर का लड़का फूट पड़ा। राजकुमार ने आंसू पोंछे और उसे सीने से लगा लिया। अब मैं चलूंगा। उसने खड़ाऊ पहनी और सागर के तट पर जा खड़ा हुआ। पहला कदम रखते ही उसका शरीर कांप गया, पर कुछ ही क्षणों में उसने अनुभव किया वह पानी पर खड़ा है, जैसे जमीन पर। और फिर एक एक कदम बढ़ाते हुए वह सागर के भीतर चलने लगा। वजीर का लड़का हैरान खड़ा था। वह पानी पर कैसे चल रहा है? धीरे धीरे राजकुमार आंखों से ओझल हो गया। पूरा दिन सागर पर चलते बीता। छोटी बड़ी मछलियां, समुद्री जीव राजकुमार की ओर आते, फिर डर कर दूर भाग जाते। वह निर्भय होकर चलता गया, पर सामने कहीं भी किनारा नजर नहीं आ रहा था। रात आई, पर वह चलता रहा। अगली सुबह अचानक क्षितिज पर एक किनारा दिखाई दिया। वही था सिंगल द्वीप, जहां पद्मिनी थी, जिसे पाने के लिए वह निकला था। पर द्वीप की सीमा पर काले राक्षस पहरा दे रहे थे। भयानक चेहरे, लंबे नुकीले दांत और भारी हथियार। उम्मीद है आपको यह स्टोरी अभी तक अच्छी लगी होगी। इसका अध्याय 2 देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।